देखो इसके बाद हम लोग चौथा देखते हैं ट्रेडमार्क्स। ट्रेडमार्क जैसे कि पहले भी बात कर चुके हैं, ट्रेडमार्क मतलब ऐसा मार्क, ऐसा सिंबल, ऐसा लिखा हुआ चीज़ जिससे तुरंत पता चल जाए कि क्या गुड्स के बारे में बात करना चाहते हैं, कौन सा आप सर्विस के बारे में बात करना चाहते हैं। आपका कोई भी गुड्स, आपका कोई भी सर्विस यदि किसी पर्टिकुलर चीज़ की वजह से जाना जाता है वो सब ट्रेडमार्क है आपका। एग्जाम्पल देखो, ये एक डिवाइस हो सकता है, एक ब्रांड हो सकता है, एक हेडिंग हो सकता है, एक लेबलिंग हो सकता है, एक पैकेजिंग हो सकता है, साइन हो सकता है, वर्ड, लेटर, नंबर, ड्राइंग, पिक्चर, एम्बलेम, कलर, कुछ भी हो सकता है जो आपके प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर दे, सब ट्रेडमार्क है। ठीक है स्टूडेंट, कोको कोला देखो, कोको कोला कैसे लिखा जाता है, देख तो इसी तरह लिखा जाता है। याहू देखो कैसे लिखा जाता है, गूगल देखो, गूगल का लिखने का तरीका अलग है ना, तो गूगल का जो लिखने का तरीका है वो गूगल को रिप्रेजेंट कर देता है। हम लोग जो गूगल लिखेंगे तो वो वाला फील नहीं आएगा, सर्च इंजन वाला फील नहीं आएगा। बस सर्च इंजन में जाकर गूगल वाला देखोगे तो उसका दूसरा लिखा रहता है तरीका, अलग अलग कलर यूज होते हैं उसमें। ऑल आर योर ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क वहाँ पे ध्यान दो, ट्रेडमार्क तुम्हारा दोनों टाइप का हो सकता है। गुड ट्रेडमार्क भी हो सकता है सामान के लिए और सर्विस के लिए भी हो सकता है, दोनों के लिए हो सकता है, समझे। तो ट्रेडमार्क का मतलब क्या है, देखो, ए मार्क कैपेबल ऑफ बीइंग रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली एंड विच इज अ कैपेबल ऑफ डिस्टिंग्विशिंग द गुड्स और सर्विस ऑफ वन कंपनी फ्रॉम दोस ऑफ द अदर कंपनी। सही बात है ना, ये आपका ट्रेडमार्क की वजह से एक कंपनी और दूसरे कंपनी के बीच में अंतर आ जाता है। तुम खुद जाके देख लो ना, माजा का देखो, ठीक है, लिखा हुआ, और तुम यहाँ पे थम्स अप का देखो, ऐसे रहेगा, ऐसे थम्स अप मतलब इससे पहले तुमको एक ड्रिंक याद आएगा, ठंडा मतलब कोको कोला बोलोगे, कैसे कि वर्ड उसके साथ अटैच, समझे। होता है कि नहीं होता, बताओ तो। जैसे अभी देखो ये म्यूचुअल फंड का आता है, सही है, सही है, आता है ना, सही है, सब तुम्हारा ट्रेडमार्क है वो। आगे देखो ट्रेडमार्क, जैसे कि हम लोग बात किए, ट्रेडमार्क दोनों टाइप का हो सकता है। एक ट्रेडमार्क दोनों टाइप का हो सकता है, एक तुम्हारा गुड्स के लिए हो सकता है, एक तुम्हारा सर्विस के लिए हो सकता है। गुड्स के लिए हो तो हम कहेंगे गुड्स ट्रेडमार्क, और सर्विस के लिए हो तो सर्विस ट्रेडमार्क। देखो इसमें बताया गया है कि ट्रेडमार्क बिल्कुल आप गुड्स और सर्विस दोनों के लिए कर सकते हैं। सही बात है ना, यानी कि वो कंटेनर के ऊपर रहेगा, रैपर में वो लिखा रहेगा। सर्विस जो सर्विस मार्क है वो भी एक सर्विस को दूसरे सर्विस से अलग करता है। जनरली सर्विस मार्क सर्विस के लिए होता है, प्रोडक्ट के लिए नहीं होता है स्टूडेंट। इनिशियल रजिस्ट्रेशन आप कराओगे तो ठीक है, आपको 10 साल के लिए मिलेगा सुरक्षा, और उसके बाद इंडिफिनिट पीरियड के लिए बढ़ाया भी जा सकता है। अब इसका मतलब क्या है, इंडिफिनिट पीरियड बढ़ाने का मतलब, जैसे मान लो कि हम एक इंडस्ट्री खोले, स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान देना, एक कोई प्रोडक्ट हम लॉन्च किए हैं, हाँ, एक बिस्किट लॉन्च किए हैं, तो ठीक है, हमारा मान लो कि हम 10 साल से पहले ही क्रैश कर गया बिस्किट, वो चला ही नहीं, तो अगला वाला यूज़ कर सकता है उस चीज़ को। हम क्या किए कि 200 साल तक ये इंडस्ट्री को खींच लिए, तो ट्रेडमार्क रहेगा मेरे हाथ में। तो इंडेफिनिट पीरियड का मतलब ये है कि यदि उस गुड्स को हम कैरी कर पाए जितना साल के लिए, तब तक हमारा रहेगा ट्रेडमार्क। यदि मान लो कि बीच में हमारा प्रोडक्शन रुक गया और हमने पूरा इंडस्ट्री खत्म कर दिया, तो बाकी लोग यूज़ करें, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। दैट इज अ मीनिंग ऑफ रिन्यूअल ऑफ फॉर इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम। देखो कौन से मिनिस्ट्री आएगा इसके अंदर, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, इसका नाम चेंज हो गया DPIIT, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तुम लोग देख रहे हो, बात गौर कर रहे हो, पहला वाला छोड़ के, पहला वाला क्या था, हाँ, कॉपीराइट्स, कॉपीराइट छोड़ के बाकी सब तुम्हारा कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के अंदर ही आ रहा है, ये ध्यान रखना तुम लोग, ठीक है। देखो इसके लिए एक्ट बना था, ट्रेडमार्क एक्ट 99, ये तुम्हारा जो अमेंडमेंट रिसेंटली अमेंडमेंट हुआ था 2010 में। ट्रेडमार्क मतलब वही कि आपका साइन, आपका सिंबल, आपका लोगो, आपका वर्ड, आपका साउंड, सब चीज़ ही इंपॉर्टेंट माना जाएगा, और एक दूसरे कंपटीटर से ये अलग करता है आपको। सही बात है ना, वर्ड्स भी, इसलिए तो बोल रहे हैं, ठंडा मतलब कोको कोला, वर्ड सही है। देखता नहीं है, शाहरुख खान सब का आता है, सलमान खान सब का प्रचार आता है, बनियान का प्रचार आता है ना, सब वही है। तो समझ गए नहीं, ये वाला हो गया। हाँ, ट्रेडमार्क सील द नेम्स एंड आइडेंटिफाइंग मार्क्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड कंपनी। सही बात है, जो भी ट्रेडमार्क होता है उसके वजह से एक आइडेंटिटी मिलता है प्रोडक्ट को या सर्विस को, ठीक है, एक आइडेंटिटी मिलता है। और कस्टमर के लिए क्या है, कस्टमर तुरंत पहचान लेता है। जैसे एग्जांपल देखो, मैं ये भी बोलना चाहूँगा, ऐसा राइट है, ठीक है, ऐसे करेक्ट जो तुम लोग प्रीलिम्स में करते हो, देखो करेक्ट, ये जैसे ही बोल दिए तो एडिडास का दिमाग में आएगा ना, एडिडास का, अच्छा नाइकी का, चलो ठीक है, नाइकी का आएगा, ठीक है। मगर तुम देखते हो कि बहुत सारा प्रोडक्ट इसको कॉपी करता है,
ठीक है, तो उसका सिंबल उल्टा हो जाएगा, ऐसे करके कुछ हो जाएगा। तो ये तुम देख के ही समझ में आ जाएगा कि देखो इसने कॉपी किया है, ये ओरिजिनल सामान नहीं है। नहीं तो ये टोटल कॉपी नहीं कर सकता है, टोटल कॉपी कर गया और पता चल गया ओरिजिनल वाले लोग को, तो फिर इसका हालत ख़राब होगा, टाइट हो जाएगा इसका हालत। इसलिए देखते हो ना कि बहुत सारा सामान होता है, नाम थोड़ा सा मॉडिफाई करके दे दिया जाता है। तो फिर बात समझ गया ना स्टूडेंट? हाँ, वो गड़बड़ करता है। अब देखो मुझे एक चीज़ और बताना है तुम लोग को। अभी हो सकता है अभी तो समझ गया है, आने वाले समय में भूल जाओगे ये चीज़। क्या बोलते हैं, अभी जस्ट हम लोग देखे थे ना, पहले क्या देखे थे? कॉपीराइट्स, उसके बाद क्या देखे? पेटेंट देखे। पेटेंट में वो डिजाइन वाला चीज़ था, यूटिलिटी पेटेंट्स, डिजाइन पेटेंट्स, एंड लास्ट क्या था देखो? हाँ, प्लांट वाला पेटेंट। थर्ड क्या था? इंडस्ट्रियल यूज से रिलेटेड। मैं इंडस्ट्रियल यूज़ का मैं एग्जांपल लेके आया था, मैं भूल गया, अभी बता देता हूँ। देखो बहुत अच्छा एग्जांपल है उसका ये, क्योंकि देखो वो दो जगह पे क्लास करेगा, वो क्लास बाद में क्लास कर जाएगा वहाँ पे। देखो जैसे मान लो कि मैं बताना चाहूँगा कि लेट से एक कोई बताओ तो बाईसाइकिल का, ये मोटरसाइकिल का कंपनी का नाम बताओ तो? होंडा। चलो होंडा लेते हैं। और एक दूसरा बताओ तो? बताओ तो एक। चलो ठीक है, एक्स। चलो देखो यहाँ पे देखो, इतना दुनिया भर का देखो। चलो ये गाड़ी बना दी है, ठीक है, ये देखो चिड़िया वाला गाड़ी है तुम्हारा। अब यहाँ पे समझो कि इसका जो फ्यूल टैंक है, लेट से फ्यूल टैंक है, अब इसका फ्यूल टैंक के वजह से इस गाड़ी का पहचान है, तो ये क्या हुआ? इंडस्ट्रियल डिजाइन हो गया। यानी कि आप इसके टैंक को देख के ही बोल सकते हो कि ये फलना फलना हीरो होंडा का ही गाड़ी है। इसका आपने मोटर बाइक देखा और इसका भी आपने फ्यूल टैंक देखा और देखते ही आपने बता दिया कि ये एक्स कंपनी का बाइक है, तो ये भी आपका इंडस्ट्रियल डिजाइन के अंदर आता है। एक्चुअल में ये मीनिंग था, उसको एसोसिएट करके देख लेना। उसने बोला कोई भी इंडस्ट्री यानी कोई भी आपका, और ताकि वो बेटर दिखे, यही था जी। ऑर्नामेंटल हो, कलर अलग हो, ताकि बेहतरीन हो और कस्टमर को वो अपील करे। देखते हो ना, अब बाइक जो बहुत ही सुंदर लगता है देखने में, कितना अट्रैक्ट करता है उसको, उसका फ्यूल टैंक अच्छा है देखने में, उसका साइज लंबा होता है, ठीक है। तो ये सब तुम्हारे इंडस्ट्रियल डिजाइन के अंदर आएगा वो चीज़। होप से समझ में आ गया होगा तुम लोग को। ये देखो आगे देखो, ये हो गया लोगोस। अब हो गया ना ये चीज़, हाँ मेक इट। अब देखो जीआई तो सबसे ज़्यादा जानते हो तुम लोग जीआई का। जैसे एग्जांपल देखो दार्जिलिंग टी। दार्जिलिंग टी पहला भारत का प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग मिला था। आखिर क्या रीज़न है स्टूडेंट? देखो जीआई टैग कैसे मिलता है? देखो हर जगह ही अलग है, ज्योग्राफी अलग होता है ना, हर एक अलग अलग ज्योग्राफी होते हैं। जैसे टी देखो, ये जो दार्जिलिंग टी में होता है, यानी कि जो दार्जिलिंग वाला एरिया में जो टी उगाए जाते हैं, ये अलग ही ज्योग्राफिकल लैंडस्केप है। यहाँ पे अलग ही वर्षा होता है, अलग ही पानी होता है, हिली टेराइन है, बहुत अलग है, अद्भुत जगह है। बट मान लो कि केरल में कोई चाय पत्ती कल्टीवेट हो रहा है और वो यदि बोल दे कि हमारा ये टी दार्जिलिंग टी है, तो विश्वासघात हो जाएगा लोग के साथ और वो टेस्ट भी नहीं आएगा। तो मेन तो यहाँ पे होता है कि ज्योग्राफी से रिलेटेड, जीआई का मतलब है कि ज्योग्राफी से रिलेटेड। और ज्योग्राफी क्यों? क्योंकि वो ज्योग्राफी की वजह से ही वो ऐसा प्रोडक्ट बन रहा है। और ज्योग्राफी में कुछ भी हो सकता है, लैंडस्केप हो सकता है। जैसे एग्जांपल देखो बासमती राइस का बात उठा था, तो बासमती राइस तो भारत में बहुत जगह उगाए जाते हैं, हर जगह को नहीं मिलता है जीआई टैग। जो हिमालय का जो फुट हिल्स वहीं पे, क्योंकि उसमें स्पेशल अरोमा अटैच रहता है। बात समझे? मगर जीआई टैग का फायदा क्या होता है कि बाकी जितना भी देखा सब एक एक आदमी को फायदा दे रहा था, मगर जीआई में एक पूरा समुदाय को फायदा मिलता है। अब जितने भी दार्जिलिंग टी वाले लोग, दार्जिलिंग टी से रिलेटेड लोग होंगे, कर्मचारी होंगे, मजदूर होंगे, सबको बेनिफिट होगा। देखते हो जीआई और ऊपर का चीज़ है। जैसे मधुबनी पेंटर जो होंगे, मधुबनी वाले जो आर्टिस्ट वर्कर होंगे, उसको बहुत फायदा होगा। क्यों? क्योंकि मधुबनी पेंटिंग तुम्हारा जीआई टैग का है, तो वो सेल होगा इंटरनेशनली। सेल होगा तो फायदा किसको होगा? एक आदमी को फायदा होगा? नहीं, सबको फायदा होगा, टोटल कम्युनिटी को फायदा होगा। यहीं पे तुम्हारा बाकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से ये आगे निकल जाता है स्टूडेंट। इससे कम्युनिटी को फायदा होता है, स्पेशल लोकेलिटी को फायदा होता है, स्पेशल रीजन को फायदा होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे ये तुम्हारा एग्रीकल्चर का हो सकता है, नेचुरल हो सकता है, या फिर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स भी हो सकता है। बट किसी भी टेरिटरी ऑफ कंट्री का हो सकता है, किसी भी रीजन का हो सकता है, या किसी भी रीजन के अंदर लोकेलिटी का भी हो सकता है।
किसी भी एक पर्टिकुलर, जैसे रीजन बोल दिए, मान लो कि समस्तीपुर बोल दिए, चलो समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट है, एक और लेते हैं, चलो समस्तीपुर ही ले लो, उसका एक छोटा सा जगह भी हो सकता है जहाँ से जीआई अटैच हो। तो आपका किसी भी टेरिटरी ऑफ कंट्री से हो सकता है, किसी भी कंट्री का कोई भी जगह से हो सकता है, या कोई भी रीजन से हो सकता है, कोई भी जगह से, या फिर वो जगह के अंदर की जगह से भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है लोकेलिटी से भी हो सकता है, ठीक है, जहाँ पे क्वालिटी, रिपुटेशन और अदर कैरेक्टरिस्टिक जुड़ा हुआ, और कहीं ना कहीं यही चीज़ की वजह से उसको जीआई मिलता है। क्यों? क्योंकि जो भी चीज़ जुड़ा हुआ वो ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ, उसके लोकेशन से जुड़ा हुआ है, उसके ह्यूमिडिटी से जुड़ा हुआ है, उसका तुम्हारा जो मीन सी लेवल कितना होगा, नीचे से सी लेवल से कितना उठा हुआ, सब चीज़ से जुड़ा होता है। ज्योग्राफी टोटल लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड सब चीज़ से जुड़ा होता है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दार्जिलिंग टी देखो ना, हाँ, उसका अल्टीट्यूड सभी यानी कि ज्योग्राफी के अंदर सभी चीज़ आ जाएगा। तो देखो वही लिखा गया है स्टूडेंट, वेयर ए गिवन क्वालिटी, रिपुटेशन और अदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सच गुड्स इज एसेंशियली एट्रीब्यूएबल टू इट्स ज्योग्राफिकल ओरिजिन, यानी कि ज्योग्राफिकल ओरिजिन की बेस पे, ठीक है, जीआई टैग मिलता है। तो इससे फायदा क्या हुआ कि यस, जिस कंट्री के पास बहुत बायोडाइवर्सिटी एसेट है, प्रोटेक्शन हो गया उसका, क्यों, जीआई टैग मिल जाएगा उसको। और इंडिया देखो क्या नहीं है, बताओ, हमारा हल्दी जाके बाहर जीआई टैग करवा रहा है ये लोग से, तो फिर समझ रहे, ये प्रॉब्लम हो जाएगा। इससे क्या होगा कि लोग को मिसलीड नहीं करेगा ये लोग, यदि जीआई टैग मिल गया तो लोग को मिसलीड नहीं करेगा, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं करेगा, ठीक है, समझ गए ना। तो जीआई, और इससे जो एक्चुअल में जो रीजन डिजर्व करता है उसी रीजन को मिलेगा पैसा। तो जीआई डज नॉट ओनली से वेयर द प्रोडक्ट वॉज मेड, केवल जीआई ये नहीं बताता कि कहाँ सामान बनाया है, इनफैक्ट ये भी बताता है कि वो ज्योग्राफी का क्या स्पेशल चीज़ है, वो जो जगह पे जो बना है उसका क्या स्पेशल चीज़ है। आखिर क्यों, टी तो बहुत जगह बनता है, तो दार्जिलिंग टी को कोई क्यों दी है, क्योंकि वो जगह ऐसा है कि उसमें स्पेशल अरोमा आएगा, वो जगह ही ऐसा है कि जहाँ पे बहुत बारिश है, तो ज्योग्राफी के बारे में भी रिप्रेजेंट करता है अपना सामान के साथ साथ। एग्जाम्पल देख लो यहाँ पे, दार्जिलिंग टी, तिरुपति लड्डू एंड मधुबनी पेंटिंग। अब जैसे लड्डू का बात करते हैं, तिरुपति लड्डू है ना, भारत में हर जगह ही लड्डू मिलता है, सही बात है ना। अब तिरुपति लड्डू को जीआई टैग मिल गया, ठीक है, और हम घर में क्या कर रहे हैं, फटाफट लड्डू बना रहे हैं और हम लिख दिए तिरुपति का लड्डू है। कस्टमर खाएगा, जब क्रॉस वेरीफाई करवाएगा तो बोलेगा ये तिरुपति की तरह तो थोड़ा सा भी नहीं लग रहा है। तो तिरुपति का, वो जगह का, तिरुपति जानता है ना, मखना को मिला कि नहीं मिला, हाँ, मखना को भी मिला है। अब मैं तिरुपति लड्डू का बता रहा हूँ यार, मैंने घर में क्या किया, लड्डू वड्डू बना लिया, तुम लोग भी हेल्प किया हमको बनाने में, ठीक है, बना लिए। अब दूसरे को टोपी पहनाने के लिए बेच दिए, और वो लोग बोला है तिरुपति तिरुपति। मैं जब ओरिजिनल तिरुपति वाला लड्डू खाई तो बोला कि ठग लिया, तो विश्वासघात होगा कि नहीं होगा कस्टमर के साथ। तो तिरुपति लड्डू तिरुपति में ही बनना चाहिए, नंबर 1 ये बात है। और दूसरी बात क्या कि जो स्पेशल कंडीशन है तिरुपति लड्डू का, उसी कंडीशन के हिसाब से वो बनना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि कुछ भी हम यहाँ पे मिला दे रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, समझे, ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। इसलिए देखता नहीं रसगुल्ला पे कितना फाइट हुआ उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के बीच में। हाँ, अब ये तो बात जाहिर है कि रसगुल्ला में तो वेस्ट बंगाल ही बाजी मारेगा, उड़ीसा भी तो वेस्ट बंगाल का ही हिस्सा रहा पहले, तो वो भी बोलेगा नहीं रसगुल्ला तुम अभी बोल रहा है भाई, हमारा रसगुल्ला है। एक बार जीआई टैग मिल जाएगा तो उस स्टेट को बहुत फायदा है, रेवेन्यू जनरेशन होगा। और ऐसे भी बंगाल मिठाई के लिए जाना जाता है, जहाँ पे भी जाएगा चिनिया बीमारी, शुगर, खाते खाते मिठाई खाते खाते हालत खराब कर लिया है। एक तरफ तुमको मिठाई देगा, एक तरफ मछली देगा, खाते रहो दोनों कंबाइन करके, बहुत गंदा आदत है। हाँ, वही मिठाई और वही मछली खा के कोई रविन्द्रनाथ टैगोर भी बनता है बाबू, ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए। कभी हम बात कर रहे थे क्या गांधी जी को रिप्लेस कर देना चाहिए करेंसी में, बहुत ही विवादित चीज़ बोले हैं। तो ऑप्शन 3-4 ऑप्शन आया, एक बी आर अम्बेडकर का ऑप्शन आया, स्टूडेंट सुनो, एक बी आर अम्बेडकर का ऑप्शन लिए, मेरे मन में जो आया बी आर अम्बेडकर। सुनील ने कहा कि नहीं सबसे बढ़िया रविन्द्रनाथ टैगोर होगा, और सुनील का ऑप्शन ज़्यादा भाइबल लगा मुझे। ये नहीं बैठेंगे, बी आर अम्बेडकर को बैठने नहीं देगा लोग, नहीं उनको बैठाओगे तो फिर वो पॉलिटिक्स का रूप ले लेगा, कास्टिज्म वाला बात हो जाएगा। बुद्धा को नहीं बैठा सकते हो, ऐसे तो बुद्धा बैठना ही चाहिए, मैं नहीं बैठा सकते क्योंकि एक पर्टिकुलर रिलीजन से एसोसिएट हो जाएगा। तो अब रविन्द्रनाथ टैगोर को बैठाओ, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर पॉलिटिकल आदमी से भी ज़्यादा एक इंटेलेक्चुअल आदमी थे वो,
जो कि लंदन में हमको रिप्रेजेंट कर चुके थे भारत को, है ना, एक एसोसिएशन बना के। हाँ, भारत तो पहले जो हाउस ऑफ कॉमन्स है वहाँ पे, लोअर हाउस है ना जी वहाँ पे, वहाँ वो दूसरा वहाँ रिप्रेजेंट कर चुके हैं, वहाँ का लोकसभा बोल दो, बात खत्म। ठीक है, तो वहाँ रिप्रेजेंट कर चुके हैं वो, तो ये बड़ी बात होना चाहिए। देखो जीआई टैग, देखो यहाँ पे कर्नाटका को 32 जीआई मिला है, तो कर्नाटका फर्स्ट पूरा भारत में, उसके बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल को 20 मिला है। बिल्कुल देखो ये भी क्या है तुम्हारा, वही मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, सेम DPIIT होगा। इसका एक्ट बना था तुम्हारा 1999 में, ठीक है। उस एक्ट का नाम देखो, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। और इसमें देखो ये एक्ट को कौन एडमिनिस्टर करता है, तो उसके लिए वही सेम है, कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क्स, जो कि रजिस्ट्रार होगा GI का, यानी कि कोई भी फाइल करवाना होगा तो ये देखेगा और उस हिसाब से आपको GI देगा। समझ गए ना। यहाँ पे देखो पूरा पढ़ लिए, कॉपीराइट्स पढ़ लिए, ठीक है, पेटेंट राइट्स भी पढ़ लिए, उसका 3 टाइप भी समझ गए, इंडस्ट्रियल डिजाइन भी देख लिए, और क्या बताओ इसमें क्या था शुरू में, हाँ ट्रेडमार्क भी देख लिए, और ये भी देख लिए, GI भी देख लिए। ये मेन 5 यही होता है 5, ठीक है। अब देखते हैं आखिर क्या सिग्निफिकेंस है, वही सब चीज़ कि आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को बचाते हो तो कहीं ना कहीं आप फिनेंशियल पॉलिसी के लिए काम कर रहे हो। क्यों फिनेंशियल पॉलिसी? क्योंकि इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट कि रिसर्च, क्रिएटिविटी और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन होना चाहिए, और ये इनोवेशन करने के चक्कर में आदमी तो खूब पैसा लगाता है, खूब मेहनत करता है, पूरा दम भरता है अपना, और इस आस में कि वो कमाए। आखिर इकोनॉमिक्स कैसे चलता है? लोभ से चलता है इकोनॉमिक्स, बिजनेस के लोभ से चलता है। आखिर तुम लोग बाबू जो IAS का सपना देख रहा है वो उसमें भी स्वार्थ है ना, पावर होगा, पैसा होगा, 1.5 लाख का सैलरी मिलेगा, है ना, अच्छा जगह पे शादी होगा, बहुत तरह का बात है, दहेज लेंगे इतना भर के, तो बहुत तरह का सपना है तुम लोग का भी। देखो ये इसका मतलब क्या है कि रिसर्च, क्रिएटिविटी, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, ये इस चीज़ को बल देता है। और इसको बल देने का मतलब क्या हुआ, आप इकोनॉमिक्स को बल दे रहे हो, सही बात है ना। जो हार्ड वर्क था बेचारा ये लोग का, फ्रीडम टू इंडिविजुअल इन्वेंटर्स कंपनी टू गेन द बेनिफिट्स ऑफ देयर क्रिएटिव एफर्ट्स, तो कहने का मतलब यही हुआ कि जितने भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है इनफैक्ट वो एक फिनेंशियल पॉलिसी का एक हिस्सा हो सकता है किसी भी कंट्री का। और यदि जिस कंट्री में IPR वायलेट हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा आपका बिजनेस साइकिल लॉस हो रहा है। जैसे देखो राजा मौली, देखो अब इतना पैसा कमाया, वो गया कि नहीं गया भारत सरकार को पैसा टैक्स के रूप में। MS धोनी इतना पैसा कमाता है, टैक्स रिफॉर्म में जाता कि नहीं जाता है? तो फिर कोई किताब बहुत छपा, बहुत अच्छा से बिका, उस पर कितना टैक्स लगेगा? तो देख रहे हो ना कैसे फाइनेंशियल कंपोनेंट हो सकता है सरकार के लिए। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू टू प्लान टू प्रोटेक्ट, इसलिए बहुत जरूरी है स्टूडेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को बचाना। जरूरी क्या है कि इस तरह का प्रिवेंट प्लेगिज्म्स। क्या होता है इसका मतलब? कोई कॉपी राइट्स नहीं करे, आपका कॉपी नहीं करे, है ना, दूसरे को प्रिवेंट करना सेम चीज़ है। प्रिवेंट करना कि कोई दूसरे को फालतू का फाइनेंशियल गेन ना हो जाए, कोई चोरी ना कर ले इस चीज़ का। फंडिंग एजेंसी, हाँ फंडिंग एजेंसी को फुलफिल करना। क्या होता है फंडिंग एजेंसी का ऑब्लिगेशन फुलफिल करना? जैसे मान लो कि कई जगह पे ना, जैसे देखते हो यूनाइटेड स्टेट्स सब में साइंटिस्ट को हायर किया जाता है और साइंटिस्ट को लैब दिया जाता है और साइंटिस्ट को खूब पैसा दिया जाता है। किस आस में दे रहा है वो? कि भाई कुछ कर देगा, उसका फिर पैसा जहाँ से कर्जा लेके दिए थे उसको देंगे हम। तो वही बात है, फंडिंग एजेंसी जो भी दिया है उसको फिर से लौटाना, तो वो तभी ना हो सकता जब आप कमाइएगा। जैसे बड़ा ये जितने भी है, फाइजर जो बनाया है कंपनी, मॉडर्ना जो भी बनाया है कंपनी बाहर का, कहाँ से पैसा मोबिलाइज करता, देखता नहीं, सिलिकॉन बैंक वैली से कर रहा है, इधर से कर रहा है, उधर से कर रहा है, फिर तो मांगेगा नहीं उसको, तो ये ढेर सारा पैसा कमा के उसको देगा और खुद बेनिफिट उठाएगा, जो भी पैसा उठाएगा फिर रिसर्च करेगा। तो ये पूरा इकोनॉमिक्स चलता है, वही इनकम जनरेशन स्ट्रैटेजी को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे देख लो नीड क्यों है, तो इसलिए देखो लिखा गया है मॉनेटरी प्रॉफिट सबसे इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स चलाने के लिए। क्यों? आखिर ये पैसा ही जो चीज़ है जो आदमी को दौड़ाता है। सही बात है कि नहीं है? तो छोड़ दो, फिलोसफी दूसरा चीज़ है, उसको रहने दो ना। मेरे पेट में खाना नहीं रहेगा तो काहे पढ़ाएंगे हम? सही बात है ना। आखिर कहीं ना कहीं ये मॉनेटरी बेनिफिट ही है जो हर चीज़ से जुड़ा हुआ है। अब तुम लोग को जान के आश्चर्य तो नहीं होगा, मगर तुम लोग इस बात से रिलेट करोगे, स्वार्थ हर जगह है स्टूडेंट। एक माँ बाप अपने बच्चे के साथ भी स्वार्थ करता है। क्यों? बच्चे को पढ़ाएगा लिखाएगा इस आस में कि बाल बच्चा उसका जॉब करेगा, कोई काम करेगा और उसके बाद फिर उसको टेक केयर करेगा। तो स्वार्थ तो हर जगह है। निस्वार्थ तो कुछ हो, निस्वार्थ एक ही चीज हो सकता है, संत है, वो संत है।
जो पूरा ज़िंदगी त्याग दिए है। नहीं तो बाबू माँ बाप भाई बहन टीचर उचर जो भी चीज़ है सब स्वार्थी है, और उसका मजबूरी है, उसका स्टूडेंट दूसरे भी ज़रा स्वार्थी है। तो तुमसे ज़रा स्वार्थी आदमी हम नहीं देखे अपने जीवन में। देखो यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है मजाक कर रहे, बोलने के टाइम में पूरा माफ़ी है। देखो अरे कुछ भी बोल देंगे यार, सोच समझ के थोड़ी बोलते हैं। देखो यहाँ पे तो मॉनेटरी प्रॉफिट क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, यही दौड़ाता है, यही लोग को हार्ड वर्क करवाता है ना, इन्वेंट करवाता है, नया नई चीज़ लाने के लिए मजबूर करता है। अब देखो जैसे बायोटेक्नोलॉजी, देखो यही चीज़ हम उस समय बात कर रहे थे। मैं जैसे ही बायोटेक्नोलॉजी आया तो यहाँ पे लीगल कैरेक्टराइजेशन है उस चीज़ को लेकर डिबेट हुआ, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी में इतना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इतना ढेर सारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा है, और जब आप उसको क्लेम करने के लिए जा रहे हैं कि पेटेंट दीजिए, तो बोला कि नो पेटेंट नहीं मिलेगा आपको। तो फिर तो उसका हार्ड वर्क को तो आपने ऐसे ही तिरस्कार कर दिया। तो इसलिए देखो यही पॉइंट के आधार पर हम उस समय बोल रहे थे तुम लोग को, इट इज़ क्रिएटेड टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल टू एंजॉय देयर क्रिएशन एंड इन्वेंशन। सही बात है, इसलिए बनाया गया है ताकि ये लोग एंजॉय करें अपने क्रिएशन को, अपने इन्वेंशन को एंजॉय कर सके। समझे। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होता है जहाँ पे कोई भी चीज़ बना दी है उसको कॉपी करके कहीं भी बेच रहा है, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा होगा तो फिर उसका जो मोराल है इतना मेहनत करने का वो सब खत्म हो जाएगा। टू अस्योर द वर्ल्ड ए फ्लो ऑफ यूजफुल इंफॉर्मेटिव एंड इंटेलेक्चुअल वर्क, यानी कि पूरा दुनिया में क्या हो, एक बहुत ही अच्छा इंटेलेक्चुअल वर्क का आदान प्रदान हो, है ना, और लोग सम्मान करें। जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन का थ्योरी यदि कोई दूसरा कोई बोल देता तो फिर इनका जो क्रेडिट इनको मिलना चाहिए तो नहीं मिल पाता। सही बात है कि नहीं है। जैसे चेतन भगत अभी बात कर रहे थे, चेतन भगत डिजर्व करते इसलिए चेतन भगत का नाम हो रहा है, करेक्ट। तो इसलिए हमें इस तरह का चीज़ चाहिए होता है ताकि हम जो इनोवेशन है उसको कंटिन्यू रखें और जो ओनर का क्रिएटिविटी है उस चीज़ को कंटिन्यू रखें। इसलिए आईपीआर पे हम लोग काम करते हैं, और आईपीआर जिस कंट्री में जितना दुरुस्त है वो कंट्री उतना ही बेहतर है, और इस मामला में यूनाइटेड स्टेट्स सबसे फर्स्ट है, और हमारा इंडिया में कॉपीराइट्स का उल्लंघन होते रहता है, ये भी जान लेना। इसलिए कई बार यूनाइटेड स्टेट्स हमको बता चुका है, कई बार बोल चुका है कि थोड़ा सा ठहरो, और इंडिया को कई बार फटकार लग चुका है यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ। था ना एक रिपोर्ट आया था ना, 100 रिपोर्ट करके समथिंग था 3-4 साल पहले, उसमें कई बार बोला था यूनाइटेड स्टेट्स का जो भी वहाँ पे डेडिकेटेड डिपार्टमेंट है कि इंडिया को थोड़ा सा संभल के करना चाहिए, कोई भी कॉपीराइट्स कर लेता है। समझे, दैट्स इट।